नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85640096960609697523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा @स्टडी फॉर सिविल। इस वीडियो में हम फिलहाल में काफ़ी न्यूज़ में जो चल रही है स्कीम अग्निपथ योजना, इसको डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के फॉर्म में। ये पूरा वीडियो 2 पार्ट में आएगा। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे स्कीम से रिलेटेड सारे के सारे प्रोविजंस और इस स्कीम में क्या सैलरी स्ट्रक्चर है, क्या आयु सीमा तय की गई है, किस तरीके से रिक्रूटमेंट होगा, इन सब को डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फ़ायदे देखने को मिल सकते हैं इस स्कीम के और क्या क्या नुकसान देखने को मिल सकते हैं और गवर्नमेंट कौन से स्टेप ले सकती है जिससे स्कीम को और इफेक्टिव बनाया जा सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं कि अग्निपथ योजना क्या है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, डिस्कस ब्रीफली द प्रोविजंस ऑफ द अग्निपथ स्कीम विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली। हाल ही में खबरों में रही अग्निपथ योजना के प्रावधानों पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अग्निपथ योजना आने से पहले किस तरीके से रिक्रूटमेंट किया जाता था। तो आप सबने सीडीएस का नाम सुना होगा। ये सीडीएस का जो एग्ज़ाम होता है इससे ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट होता है, ऑफिसर्स लेवल का। लेकिन ऑफिसर्स के अलावा जो उससे नीचे की पोस्ट होती हैं उनमें रिक्रूटमेंट होता है रेजिमेंट बेसिस पर। रेजिमेंट बेसिस में क्या होता है कि आपने बहुत सारी रेजिमेंट्स के नाम सुने होंगे। सिख रेजिमेंट हो गई, राजपूताना रेजिमेंट हो गई। तो इस तरीके की रेजिमेंट्स होती हैं, उसमें एक पर्टिकुलर एरिया के लोग या एक पर्टिकुलर रेजिमेंट में बिलोंग करने वाले लोग उसी क्लास को बिलोंग करते हैं। ऐसे लोगों को रेजिमेंट में सिलेक्ट किया जाता है। रैलीज़ होती हैं, फिर रैलीज़ के बाद एग्ज़ाम होते हैं। तो इस टाइप का एक प्रोसीजर होता है जिससे कि एक रिक्रूटमेंट पूरा कंडक्ट किया जाता है। तो और कोई भी डिफरेंस खास नहीं आया है। जिस तरीके से एक प्रोसीजर चलता आ रहा था रिक्रूटमेंट का, वही प्रोसीजर आगे कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन एज लिमिट में थोड़ा सा डिफरेंस लाया गया है और सैलरी स्ट्रक्चर को बदला गया है। पहले होता क्या था, जो इस पूरे प्रोसीजर के थ्रू जो ऑफिसर्स के अलावा रैंक, जो नीची रैंक हुआ करती थी, उनमें सोल्जर्स रिक्रूट किए जाते थे। तो वो परमानेंट कमीशन के पार्ट होते थे। वो पूरा अपना 14-15 साल का टेन्योर पूरा करते थे। फिर उसके बाद उन्हें पेंशन भी मिला करती थी, उन्हें एक्स सर्विसमैन का स्टेटस भी मिला करता था। लेकिन अभी जो नई स्कीम लाई गई है अग्निपथ योजना, इसको लेकर कंट्रोवर्सी बेसिकली इसलिए चल रही है क्योंकि इसमें 4 साल की ही सर्विस दी जाएगी। 4 साल की सर्विस ली जाएगी एक शोल्डर से, उसके बाद उसे रिटायर कर दिया जाएगा और कुछ फंड मिलेगा उसे बाद में। लेकिन पेंशन का और उसके अलावा जितने भी सिक्योरिटी बेनिफिट्स अब तक मिलते चले आ रहे हैं शोल्जर्स को, वैसे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो यही कंट्रोवर्सी की एक बेसिक वजह है। तो अब क्या क्या इस स्कीम में प्रोविज़न है, अब हम इसे समझते हैं। ये हमने बैकग्राउंड डिस्कस किया कि जो रिक्रूटमेंट जिस मेथड से किया जा रहा था, रिक्रूटमेंट मेथड वही रहेगा। उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एलिजिबिलिटी हैं, वो भी सेम रहेंगी। लेकिन कुछ ईयर्स को लेकर के और कुछ इसमें जो भी आगे के सिक्योरिटी और पेंशन्स को लेकर के चेंजेस लाए गए हैं और इस नई योजना का नाम रखा गया है अग्निपथ योजना। और अग्निपथ योजना के थ्रू जो भी सोल्जर सिलेक्ट करे जाएंगे वो सारे के सारे कहलाएंगे अग्निवीर। और अभी जो सोल्जर्स हैं वो जा करके धीरे धीरे रिटायर होने शुरू हो जाएंगे आगे के टाइम में। और अब जितने भी नए रिक्रूटमेंट आज के अभी के बाद से होंगे वो सारे के सारे रिक्रूटमेंट अग्निपथ योजना के थ्रू होंगे। और जो पुराने सोल्जर्स हैं, जो अभी जिनकी एज नहीं हुई है रिटायरमेंट की, जो पहले भर्ती किए जा चुके हैं, वो अपने रिटायरमेंट एज आने पे रिटायर करे जाएंगे। और उनके रिटायरमेंट के बाद धीरे धीरे ये जो नए सोल्जर्स अग्निपथ योजना के थ्रू आएंगे वो पुराने सोल्जर्स को रिप्लेस करते जाएंगे। फिर सारा का सारा रिक्रूटमेंट अग्निपथ योजना से जो होगा वही 4 साल वाला ड्यूटी स्ट्रक्चर फिर आगे जा कर के फॉलो करने लगेगा।
फर्स्ट ईयर में करीब 45,000 के करीब रिक्रूटमेंट किए जाएंगे, फिर इसे 50,000 तक किया जाएगा, फिर धीरे धीरे संख्या बढ़ाते जाएंगे। और फर्स्ट ईयर में अभी वुमेन को नहीं सेलेक्ट किया जा रहा है, जबकि अब वुमेन को परमानेंट कमीशन मिलने भी लगा है आर्मी में, लेकिन अभी वुमेन को तो नहीं सेलेक्ट किया जा रहा है। लेकिन सरकार ने मना नहीं किया है कि वुमेन सोल्जर्स नहीं रखी जाएंगी। अभी आगे आने वाले समय में वुमेन्स को भी इसमें रिक्रूट किया जाएगा। तो अब हम आते हैं अपने टेक्स्ट पे जो लिखा है, इसे पढ़ते हैं और आंसर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक रक्षा नीति सुधार योजना यानी कि डिफेंस पॉलिसी रिफॉर्म स्कीम लॉन्च करी है, जिसका नाम है अग्निपथ स्कीम। इस स्कीम को टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से जाना जाता है। और ये टूर ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। अमेरिका में लोग ऐसा करते हैं, ऐसा सोल्जर्स होते हैं जो कुछ टाइम पीरियड के लिए 8 साल 4 साल इस तरीके के टाइम पीरियड, वहाँ का जो भी डिटरमाइंड टाइम पीरियड हो, उसके लिए आर्मी में अपनी सर्विसेज देते हैं। उसके बाद रिटायर हो जाते हैं और नॉर्मल अपना सिविल लाइफ अपनी जीते हैं और नॉर्मल ड्यूटी करते हैं। तो ये टूर ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट अमेरिकन कॉन्सेप्ट है एक, ये भी आप नोट करके रख लीजिएगा, एग्जाम में आगे पूछा जा सकता है क्योंकि ये वर्ड काफ़ी न्यूज़ में है। टूर ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है और इसी के तर्ज पर इंडिया में अग्निपथ योजना लाई जा रही है। और इसमें जितने भी पर्सनल होंगे, जो भी स्टाफ होंगे, जो भी सोल्जर्स होंगे, इनको रिक्रूट किया जाएगा और वो सब अधिकारियों के पद के नीचे के होंगे, ऑफिसर्स नहीं होंगे। ऑफिसर्स के जो नीचे रैंक के सोल्जर्स होते हैं उनको रखा जाएगा और ये सारे के सारे सैनिक अग्निवीर कहलाएंगे। भर्ती साल में 2 बार आयोजित की जाएगी और अभी तक केवल पुरुष उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। हालांकि सरकार ने उल्लेख किया है कि वह बाद में महिला उम्मीदवारों की भर्ती पर भी विचार करेगी। तो आगे आने वाले समय में महिलाओं को भी इसके थ्रू एडमिट किया जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें, पात्रता की बात करें, तो शैक्षणिक योग्यता में कोई चेंज नहीं लाया गया है। 10वीं या 12वीं की ही शैक्षणिक योग्यताएं पहले भी रिक्वायरमेंट थी और अभी भी रिक्वायरमेंट है। 12वीं मांगी जाती है जहाँ पे कुछ टेक्निकल वर्क होता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड काम होता है, मैकेनिकल जो कोई भी काम होता है इंजीनियरिंग रिलेटेड, उसमें 12वीं मांगी जाती है और बाकी 10वीं की एलिजिबिलिटी मांगी जाती थी, 10th क्लास पास। और एज को लेकर के यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बदला गया है। मिनिमम एज 17.5 से यानी 17.5 साल से लेकर के 23 साल कर दी गई है। अभी शुरुआत में जब ये स्कीम आई थी तब इस एज को 21 साल रखा गया था, जिस पर थोड़ी कंट्रोवर्सी होने के बाद इस एज को बढ़ा दिया गया है, 23 साल कर दिया गया है। क्योंकि बच्चों का ये कहना है कि अभी 2 साल लॉकडाउन के चलते ज़्यादा परीक्षाएं कंडक्ट नहीं हो पाई, उस वजह से वैकेंसीज़ भी काफ़ी कम आई, तो इसके चलते एज को 17.5 से 23 साल कर दिया गया है। अगर हम योजना के उद्देश्य की बात करें तो इसके अंतर ये कहा गया है कि युवाओं के लिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लाई जाएंगी। 45,000 से 50,000 पोस्ट आएंगी। अभी फ़िलहाल में 45,000 पोस्ट आएंगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके 50,000 तक पोस्ट आएंगी और आने वाले सालों में ये पोस्ट बढ़ती जाएंगी, वैकेंसीज बढ़ती जाएंगी। और दूसरा उद्देश्य इसका ये है कि अभी एट प्रेजेंट हमारे जो आर्मी के पर्सनल्स हैं, अगर उनकी एवरेज एज निकाली जाए तो वो 32 ईयर्स हैं और इसे कुछ आने वाले 6 से 7 सालों में घटा करके 26 साल कर दिया जाएगा। अगर इस मेथड से अग्निपथ योजना के तहत रिक्रूटमेंट होता है तो एवरेज एज घट जाएगी। और तीसरा जो उद्देश्य है, जो कि गवर्नमेंट ने ऑफिशियली नहीं जाहिर किया है, लेकिन ये एक उद्देश्य एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ऐसा भी एक उद्देश्य गवर्नमेंट का है कि जो डिफेंस बजट हमारा होता है उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा पेंशन पे चला जाता है और जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है। तो अभी इस साल के बजट की ही अगर हम बात करें तो करीब 5 लाख रुपए का बजट डिफेंस सेक्टर को अलॉट किया गया है और इस 5 लाख में से करीब 1.1 लाख की हम बात करें तो ये खाली पेंशन देने में चला जाएगा। तो अगर पेंशन कम जाएगी तो सरकार के पास पैसा बचेगा और वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर पाएगी। तो ये जितना भी डिफेंस का पेंशन जाता है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सरकार का, और अगर ये पैसा बचेगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा सकेगा और एफिशिएंट बनाया जा सकेगा हमारी आर्म फोर्सेस को। उसके बाद प्रोविजंस पर अगर हम आएँ तो क्या क्या कहते हैं इसके प्रोविजंस अग्निपथ स्कीम के। तो योजना के तहत विभिन्न रैंकों के अंदर अग्निवीरों को भर्ती किया जाएगा और भर्ती अखिल भारतीय सभी वर्ग प्रकृति की होगी, यानी कि ऑल इंडिया ऑल क्लास नेचर की भर्ती होगी। जैसे हमने डिस्कस किया कि पहले रेजिमेंट के बेसिस पे भर्ती की जाती थी, अलग अलग रेजिमेंट में अलग अलग क्लास के लोग एडमिट किए जाते थे। तो अब ये रेजिमेंट वाला सिस्टम ख़त्म करके ऑल इंडिया ऑल क्लास का नेचर है, मतलब हर तरीके के लोग एक रेजिमेंट पे रह सकते हैं, आप एक तरीके से ये समझ सकते हैं। इस लेवल पर भर्ती की जाएगी।
उसके बाद प्रावधानों के तहत अग्निवीरों को न्यूनतम 10 सप्ताह से 6 महीने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और उसके बाद फिर वो सशस्त्र बलों में 3.5 साल के लिए काम करेंगे। तो टोटल सर्विंग पीरियड होगा 4 साल का, और 4 साल के सर्विंग पीरियड में उन्हें करीब मैक्सिमम 6 महीने तक की ट्रेनिंग दी जाएगी, 10 हफ्ते से 6 महीने तक की हो सकती है। और उसके अलावा जो रेस्ट टाइम पीरियड होगा वो सब 4 साल में ही इंक्लूडेड होगा, उनके ट्रेनिंग से लेकर के उनका सर्विस सब। और हाँ, अभी जो ये 23 साल तक एज बढ़ा दी गई है, ये सिर्फ इसी 1 साल के लिए थी, क्योंकि अभी पिछले 2 साल से कोई एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट हो पाए थे। तो एज रिलैक्सेशन सिर्फ इसी करंट ईयर के लिए, जो अभी रिक्रूटमेंट होगा उनके लिए। अभी ऐसा आने वाले हर साल के लिए हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। इसके साथ साथ अग्निवीरों को कौशल प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, उन्हें ब्रिज कोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे कि जब वो रिटायर हो जाए और उसके बाद वो किसी जॉब में अप्लाई करना चाहें तो उनके पास सफिशिएंट कोर्स हो, सफिशिएंट नॉलेज हो, जिससे उन्हें आसानी से जॉब मिल सके। अगर हम इनके फाइनेंशियल पैकेज की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सैलरी पहले साल में 30,000 सैलरी होगी और फिर चौथा साल आते आते इनको 40,000 की सैलरी मिलेगी। और अग्निवीर कॉर्पस फंड एक बनेगा, जिसे सेवा निधि के नाम से जाना जाएगा, और हर साल आपने हर सैलरी का, हर वेतन का 30% इनको उस फंड में देना पड़ेगा, और सेम 30% का कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट करेगी। और जब ये रिटायर होंगे तो उस फंड का सारा पैसा प्लस जितना इन्होंने फंड में जमा किया है उसके साथ ही साथ सेम अमाउंट जो गवर्नमेंट ने अलग किया है, वो सारा का सारा पैसा अराउंड 22 लाख रुपए इनको मिलेगा। देखिए सैलरी स्ट्रक्चर है, ये चार्ट दिखा रहा है। तो इनकी बेसिक पेमेंट है फर्स्ट ईयर की 30,000, पर ये सैलरी इन्हें नहीं मिलेगी 30,000, इन्हें मिलेगा 21,000 रुपये इन हैंड, और उसके अलावा 9,000 रुपये इनका सेवा निधि में जाएगा। सेकेंड ईयर में इन्हें 33,000 मिलेगा, 23,100 रुपये इनको इन हैंड मिलेगा और 9,900 सेवा निधि में जाएगा। फिर तीसरे साल में 36,500 मिलेगा, 25,580 इन्हें एज अ सैलरी मिलेगा और 10,950 फंड में जाएगा। फिर चौथे साल में 40,000 बेसिक पेमेंट होगी, 28,000 सैलरी मिलेगी और 12,000 सेवा निधि फंड में जाएगा। और जब सेवा निधि फंड चौथे साल पर उसमें इंटरेस्ट मिलेगा और ये इनकम टैक्स फ्री रहेगा ये पूरा फंड, तो इसमें हर साल का इन्हें इंटरेस्ट मिलता जाएगा। और एट द एंड ऑफ 4th ईयर 11.71 लाख का ये फंड हो जाएगा इंटरेस्ट जोड़ते हुए और बिना इनकम टैक्स के। और सेम अमाउंट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, तो 22-23 लाख रुपए करीब इन्हें मिलेगा रिटायरमेंट के बाद। इसके बाद कोई भी प्रोविज़न नहीं है इनको पेंशन का। अगर हम और फाइनेंशियल बेनिफिट की बात करें तो अगर किसी अग्निवीर की डेथ हो जाती है तो 48 लाख रुपए कंपनसेशन मिलेगा। इसके अलावा उनका जितना भी पीरियड बचा होगा सर्विंग का, मतलब 4 साल का टोटल पीरियड है, उसमें से जितना भी अनसर्व पीरियड होगा उसकी जितनी भी सैलरी बनती होगी वो सारी सैलरी मिलेगी, अनसर्व पीरियड की भी। इसके अलावा अग्निवीर कॉर्पस फंड के जितना भी उनका पैसा बना होगा उस टाइम तक, वो पूरा का पूरा पैसा उन्हें दे दिया जाएगा उनकी फैमिली को। और अगर डिसेबिलिटी हो जाती है किसी वॉर की वजह से या किसी भी वजह से ऑन ड्यूटी अगर डिसेबिलिटी हो जाती है तो मेडिकल स्टाफ चेकअप करेगा, परसेंटेज कितना है डिसेबिलिटी का वो पता लगाएगा और परसेंटेज के हिसाब से इनको कंपनसेशन दिया जाएगा। डिसेबिलिटी की परसेंटेज अगर हम देखें तो अगर 100% डिसेबिलिटी होती है तो 44 लाख रुपए कंपनसेशन मिलेगा, 75% डिसेबिलिटी होती है तो 22 लाख रुपए कंपनसेशन मिलेगा, 50% डिसेबिलिटी होती है तो 15 लाख रुपए कंपनसेशन मिलेगा। तो इसी के साथ हमने इस पूरी स्कीम के प्रोविज़न समझ लिए, सैलरी स्ट्रक्चर समझा, एज से रिलेटेड क्या इशू है वो समझा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि इस स्कीम के क्या क्या फ़ायदे देखने को मिल सकते हैं, इसके साथ ही साथ इस स्कीम से रिलेटेड कंसर्न्स क्या क्या हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।